हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है माइडस एजुकेशन में। मैं हूं विकास सर। और अगर आप तैयार कर रहे हो जेल प्रहरी एग्जाम के लिए तो आपके लिए वाकई बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको प्रीवियस पेपर का एनालिसिस पोर्शन मिल जाए। और इंग्लिश वाकई एक कठिन सब्जेक्ट भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हालांकि इतना कठिन नहीं होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर, मुझे पता है, इतने सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। कठिन तो नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से समझ लेते हो तो। खैर एनीवेज, तो तैयारी तो जोरों पर है। तो चलिए थोड़ा सा और शार्प करते हैं, प्रीवियस पेपर को अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ आपसे गलतियां हो सकती हैं, या अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक्स क्या होते हैं एरर फाइंड आउट करने में। तो ये पेपर जो मैंने लिया है 3 अक्टूबर का पेपर लिया है, 2018 का जो पेपर था, और 2 बजे का पेपर है। इसके पहले जितने भी पेपर हुए थे, मतलब 29, 30, 1, 2, जितने भी इसके पहले वाले पेपर है वो मैं सब एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। नहीं देखे हो तो आप आराम से देख लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। दोस्तों एक हैबिट डाल लीजिए, वीडियो देखने का मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो, मैं कोई एक्टर नहीं हूं यहाँ पर, आप पढ़ाई के लिए वीडियो देख रहे हो। तो कॉपी पेन के साथ एक हैबिट बनाइए। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगा। मोबाइल पे बहुत देर पढ़ाई नहीं हो सकती, आप बेटर है कि आप एक स्टैंड लेके मोबाइल को सामने रखिए और कॉपी रख लीजिए। ठीक है। और हेडफोन से भी ऑपरेट हो जाता है, नहीं तो आप उसको रोकते जाइए फिर नोट्स बनाइए, फिर रोकते जाइए फिर नोट्स बनाइए। आप इस तरीके से ही पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि वीडियो चालू कर दी और कथा कहानी की तरह सुन लिया, इससे आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई टू, जैसे आप क्लास में पढ़ते थे ना, ट्राई टू लर्न दैट थिंग इन अ वे इटसेल्फ, इसी तरीके से आप सीखिए। सिर्फ कान में हेडफोन लगा के वीडियो देखने से आपका भला नहीं होगा, तरीका नहीं है ये सही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब मैं और ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर है आई थिंक 11वें नंबर पे, 19-20। हाँ, इसके बाद इंग्लिश की होगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। इंग्लिश कहाँ है? 10, 12, 13, 14, 18, 17, 19। 19 के बाद आ जाता है 20, और ये आ गया इंग्लिश जनरल का पेपर। ठीक है, अब इस इंग्लिश के पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं, मुझे ब्लैक कलर में मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, रेड कर लेता हूं। ओके, अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। पहले ही धमाका, मॉडल वर्ब दे दिया। बच्चे सोचते हैं आर्टिकल से आएगा, पहला क्वेश्चन मॉडल से आ गया। तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल मतलब आपको पता है ना, आप जानते हैं कैन, कुड, विल, वर्ड, ये वाले जो वर्ड होते हैं इनको मॉडल कहते हैं। और ऐसे ये टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं कुल मिला के। ठीक है, इनके यूज हैं, चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो मैं एक डिटेल पढ़ाता हूं, लेकिन फिलहाल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश करें कि उसके ऑप्शन पे ध्यान दें। ऑप्शन से ही आपको आंसर मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें। अपने मन से ना सोचें कि ये होगा, अरे वो होगा, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या लिखा है ना, हमें जितने भी 4 ऑप्शन में से ही ढूंढना पड़ता है, इसलिए अपने मन से कुछ ना सोचें। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दैट। क्रेजी यानी पागल। तुम पागल ही थे जो इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे। मतलब ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? कोई, किसी ने ऐसे बोला। यू डैश हैव किल्ड समबडी, तुम तो किसी को मार ही देते, मतलब भेड़ देते, मर जाता आदमी। तुम पागल हो जो ऐसे गाड़ी चलाते हो, ऐसे तो कोई मर ही जाता। इसका मतलब ये है एक प्रकार से। तो यू, अब आप देखो, मुझे इसको आंसर ढूंढना था। आंसर ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल तरीका था मेरे पास। यहां पे मैंने देख लिया कि यहां क्या लिखा है, वॉज। वॉज किसको डिफाइन करता है? पास्ट टेंस को। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में एक बात चीज आनी चाहिए, सेंटेंस कौन सा है? पास्ट टेंस का है। इसका मतलब एक रूल याद करो, यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे वाला वाक्य भी पास्ट टेंस ही होगा, ये फिक्स नियम है। ठीक, अब ये जो कैन होता है ना, कैन का पास्ट होता है कुड, और विल का पास्ट होता है वुड। इसी प्रकार शैल होता है, तो शैल का पास्ट होता है शुड, और मे जो होता है ना, मे का पास्ट होता है माइट। आप पहले ये बेसिक बात याद कर लो, सेंटेंस की शुरुआत हुई है पास्ट टेंस से, आगे वाला जो आंसर होगा वो पास्ट टेंस पे ही आना चाहिए, पहली चीज। अब आप देखो, कैन में कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि कैन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस को डिफाइन करता है।
नीड लिख सकते थे हम, लेकिन यू नीड डायरेक्ट तो काम करता नहीं, नीड टू आता, ठीक है, वो भी लिखा नहीं है। ऐसे ओट टू भी होता है, वो भी लिखा नहीं है। अब या तो शैल या कुड, दो ही ऑप्शन बनते हैं। फिलहाल हम दिमाग तो लगाएंगे ना, सिर्फ ऑप्शन से आंसर निकाल रहे हैं। यहां क्या लिखा है, शैल। शैल भी मैंने आपको बता दिया फ्यूचर है, शैल का पास्ट तो शुड होता है। सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई, पास्ट टेंस। वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे वाला वाक्य पास्ट टेंस होगा। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो ना एक बार ध्यान से, एकमात्र शब्द कुड जो कि पास्ट टेंस पे लिखा है, इसके अलावा तो कोई शब्द ही पास्ट टेंस पे नहीं लिखा। तो अगर आपको कुड का मीनिंग नहीं भी पता होता, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं भी पता होता, आप सिर्फ इतना भी पता कर लेते कि कैन का पास्ट कोड या जिसका पास्ट कोड होता है वर्ड आपको पता हो, तो आप आंसर निकाल लेते। यहां पर आंसर क्या आएगा, कुड ही आएगा। मैं सारा हटा देता हूं, अब यहां पे आंसर क्या आएगा, कुड ही आएगा। कुड आना मजबूरी है क्योंकि यहां पे वॉज लिखा हुआ है और कोई आंसर हो नहीं सकता था। हाँ, अब आप क्वेश्चन आपके मन में आए, अगर सर शुड लिखा होता तो, अगर कुछ और लिखा होता, मैं मान लेता हूं आपके मन में सही डाउट आया, लेकिन डाउट आने के पहले ये देख लो कि व्यापम ने जो एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन छाप के दिए हैं, क्या उसमें है आपके मन में, ठीक अच्छी बात है, ऑप्शन में तो नहीं लिखा ना। जब तक ऑप्शन में लिखा ना हो दिमाग में आने मत दो ऐसी बातें, ये टाइम वेस्ट करती हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हम और किसी डिस्कशन को ना करते हुए डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आई बात समझ में। ये कुड तक मैं कैसे पहुंचा, विदाउट नोइंग द मीनिंग, मैं सिर्फ एक ट्रिक से पहुंच गया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, वॉज। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए ऐसा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक सेंटेंस अरेंजमेंट है, आप समझ रहे हो, सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन आता है। मैं इसका आंसर छुपा दूं क्या, आप खुद ढूंढ लोगे? चलो एक काम करते हैं, आप खुद ढूंढ लो, वीडियो पॉज करके आंसर खुद ढूंढिए, इसके बाद फिर मैं आंसर बताता हूं, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज कर लो, आंसर ढूंढ लिया आपने, दिमाग लगा लिया, अब मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। इसको मैं ऊपर करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं सर नीचे दिख नहीं रहा है हमें, इसलिए। अब आप इसका आंसर देखो, पहले वीडियो मैंने आंसर छुपा लिया था, आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा। नहीं बनेगा तो अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। चूज दैट ऑप्शन करेक्टली सीक्वेंसेस, ऑप्शन बनाइए जिसमें सही क्रम में वाक्यों को लिखें। इसका मतलब यह है, अब आपको पहले हर एक लाइन को पढ़ के उसको समझना पड़ेगा कि किस बारे में लिखा है। लिखा है अ बेबी टॉर्टॉइज, बेबी टॉर्टॉइज मतलब है, टॉर्टॉइज मतलब होता है कछुआ, एक कछुए का बच्चा वंस अगेन लिम्स हिज वे अप, एक बार फिर से उसने अपने पंखों, पंख मतलब उसके पैर हैं बेसिकली, लिम्स, अगेन लिम्स हिज वे अप द ट्री, वो मतलब ऐसे ऐसे करके चलने लगा पेड़ की तरफ, एंड प्रिपेयर टू अटेम्प्ट अनदर फ्लाइट, और एक बार उसने फ्लाइट यानी उड़ने के लिए फिर से एक और प्रयास शुरू किया। द बेबी टॉर्टॉइस क्लाइम टू द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री, जो बच्चा था कछुए का वो पेड़ के तने तक चढ़ गया, एंड वॉक टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और तने जैसे पेड़ है यहां पर वो चढ़ा, फिर एक ब्रांच पे चढ़ा और टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और चलते 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 वो यहां तक आ गया, ठीक है। एज ही ट्राइज टू फ्लाई, और he spread his legs, waves them as hard as he can, but hit the ground very hard. अब उस तने पे चढ़ा, फिर उसने अपने पूरे पैर निकाल दिए, उसके पैर वैसे भी थोड़ा सा जो जितने जलीय जीव होते हैं उनके पैर थोड़ा जल्लीदार टाइप होते हैं ना, तो उसने अपने पूरे पैरों को खोल दिया, हाथों को सबको चारों पैर बाहर निकाल दिए, और वो वहां से उड़ने के लिए कूद गया, और जैसे ही वो कूदा वहां से क्या हुआ, वो नीचे जमीन में गिर गया, ठीक है। बट हिट द ग्राउंड वेरी हार्ड, और ग्राउंड में उसने कूदा, उड़ने के लिए कूदा और गिर गया। He spread all his four flippers like a bird and jump off the tree. उसने अपने चारों फ्लिपर खोल दिए थे और वैसे जंप लगा दी पेड़ से जैसे कि पक्षी जंप लगाते हैं उड़ने के लिए। One of the two birds, दो पक्षी बैठे होंगे उनमें से एक बर्ड था, और who were watching his futile attempt, जो उसके असफल प्रयास को देख रहे थे, उड़ने के असफल प्रयास को देख रहे थे, टर्न्स टू अदर एंड सेज, वो दोनों एक दूसरे अपने आपस में मुड़े, मतलब वो देख उसको रहे होंगे तो दोनों ने डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ किया और कहा
इट इज अबाउट टाइम, शायद ये सही समय है, वी टोल्ड अवर बेबी टॉर्टॉइज, कि हम अपने छोटे बच्चे, बेबी बच्चा जो है ना, टॉर्टॉइज बच्चे को बोल दें कि बेटा हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम हमारे बच्चे हो गए हो, अब तुम कछुए के बच्चे नहीं हो, तुम चिड़ियाओं के बच्चे हो गए हो, ये समय आ गया अब हम इस बच्चे को समझाएं, मतलब कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए। अब एक पूरी कहानी है, अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, हुआ ऐसा कि सबसे पहले हुआ ये, जो बेबी टॉर्टॉइज है ना, वो चलना शुरू करता है पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो बेबी टॉर्टॉइज क्लाइम, और वो चढ़ता 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 जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद, ठीक है, बेबी टॉर्टॉइज क्लाइम टू द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री एंड वॉक टू द एंड ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के एंड तक वो चढ़ गया। फिर चढ़ने के बाद ही स्प्रेड ऑल हिज फोर फ्लिपर्स, उसने अपने पूरे पंख खोल दिए, एंड बर्ड एंड जंप ऑफ द ब्रांच, और वहां से वो चढ़ने के बाद वहां से कूद गया। जैसे ही वो कूदा, मतलब पहले आया 2 फिर आया 4, कूदने पे उसने क्या किया, एज ही ट्राइज फ्लाइज ही स्प्रेड हिज लेग वेव देम हार्ड बट हिट द ग्राउंड, अब उसने पूरे पंख खोल दिए मगर ग्राउंड में गिर गया। ये आया, इसके बाद ये हुआ, फिर उसने कूदा, कूदने के बाद वो गिर गया। फिर से क्या हुआ, वो बच्चा जो है ना, वो गिरने के बाद द बेबी टॉयज वंस अगेन, देखो ये वंस अगेन क्या बोल रहा है, क्यों इस लाइन को मैं बाद में लिख रहा हूं। वंस अगेन का मतलब होता है गिरने के बाद एक बार फिर से वो चढ़ रहा है, एक बार फिर से, पहली बार के बारे में बात नहीं हो रही, वंस अगेन दिखाई रहा है कि एक बार फिर से। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन 3 के बाद आएगी, ठीक है, 1 वाली, 3 के बाद आया 1, और फिर वो सब सारे दृश्य, उस सब चीज को, दृश्य को देखकर जो चिड़िया थी, उन्होंने सोचा कि इसको अपन अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको अपन चिड़िया ही बना देंगे, है ना, ऐसा। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले आया वो पेड़ पर चढ़ा, आ गया 2, फिर वो कूद गया, आ गया 4 पे कूदने के बाद क्या हुआ, वो नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिरने के बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ, नीचे गिरने वाला आ गया 3, ठीक है, फिर से वो उठ खड़ा हुआ, फिर आया 1, और फिर वो चिड़ियाओं ने सोचा इसको अपन अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर आ गया 5। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है ना, वो ये है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 4 3 1 5, ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक आपको स्टोरी भी समझ में आ गई। हमने वंस अगेन वाली लाइन को बाद में क्यों लिया, क्योंकि पहले घटना के बाद वंस अगेन तभी आएगा जब फिर से बोली जाए बात, पहली बार में वंस अगेन नहीं, दूसरी बार में वंस अगेन होता है। गॉट द आइडिया। चलिए अब अपन देखते हैं, यही थोड़ा सा कठिन था क्योंकि आपको इंग्लिश सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, तब जाके वो समझ में आता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, 3rd नंबर का क्वेश्चन, आप खुद देख लीजिए, पॉज करके वीडियो उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप ये हर क्वेश्चन में करिएगा, मैं आंसर 1 सेकंड के लिए छुपा दिया करूंगा। चलिए अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर समझा देता हूं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें सही वर्ब पहचानिए, उसने कहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, देखो डू नॉट से पता चलता है प्रेजेंट की बात हो रही है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करें। वाइल आई डैश माई होमवर्क, क्योंकि जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो आई के साथ आप देखो ये वाला ऑप्शन कभी नहीं आ सकता था, और क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि डन लिखा है वर्ब की 3rd फॉर्म। देखो ये तो सही है, ठीक है, ये आता है आंसर, मैंने बोल दिया कि इसका आंसर क्या है, 2nd है, पर बाकी के क्यों गलत हुए ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डन। डन होती है वर्ब की 3rd फॉर्म। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको 3rd फॉर्म लानी हो और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो पहले या तो हैज आएगा, या हैव आएगा, या हैड आएगा। अब भाई इसमें सीधे डन आप लिख दो तो क्या हैज हैव हैड आया, नहीं आया, इसलिए वो गलत हो गया, वो कभी नहीं हो सकता था। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं सारे पॉइंट्स, ये हमारा गलत। एम दूसरा तो सही है क्योंकि डायरेक्ट मीनिंग मिल रहा है कंटिन्यूअस टेंस का, पर मैं ये बता रहा हूं 3rd गलत क्यों हुआ। अब यहां एम लिखा है ना, और यहां डिड लिखा है। देखो इज एम आर, आप जानते हो इज एम आर इसके साथ लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और डिड है बाय डिफॉल्ट वर्ब की 2nd फॉर्म। इज एम आर के साथ 2nd फॉर्म का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता था। अच्छा, फिर आपको लगेगा 4th क्यों नहीं है, 4th भी इसलिए नहीं हो सकता, डायरेक्ट आईएनजी आपने लिख दिया, लेकिन उसके पहले क्या आना चाहिए, इज एम आर, यहां लिखा नहीं है,
इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ले दे के हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन फिट होता है जो कि सेकंड नंबर पे है और इसीलिए इसका आंसर सेकंड हो गया। गॉट द आइडिया? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? चलिए, कोई डाउट हो तो दोस्तों मेरा नंबर है 7692846703, इस पे आप मुझे कांटेक्ट करिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन उसका भेज दूंगा, ठीक है? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सारी फैसिलिटी देता हूँ कि आप स्टूडेंट्स का कोई कहीं से कहीं तक नुकसान ना हो, वो सीख पाए। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन छुपा दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर आप निकाल लीजिए, इसके बाद आप वीडियो देख लीजिए। चलिए, आपने निकाल लिया आंसर, अब मैं आंसर बता देता हूं, देख लो क्या है इसमें। वो ऊपर इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिख नहीं सकता, हो सकता प्रॉब्लम है। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा इस पूरे एक लाइन में एक ऐसा शब्द है जो हाईलाइट किया गया है, आप उसका मीनिंग बताइए। अब आपको कोई हाईलाइट दिख रहा है क्या उसमें? नहीं दिख रहा ना, यही प्रॉब्लम है। अपन ने एग्जाम तो ले लिया मगर वर्ड हाईलाइट नहीं किया। एनीवेज, अपन दिमाग लगाते हैं कौन सा शब्द होगा। ही इज पॉपुलर अमंग ऑल हिज विलेजर, वो अपने विलेजर्स में, विलेजर्स मतलब जो उसके गांव में बड़ा फेमस है, विलेजर में बड़ा फेमस है। ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट समझते हैं, नमक। नमक मतलब, नमक किसको दिखाता है? ये नमक की कीमत है, नमक का कर्ज अदा करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सेंटेंस आते हैं। क्या देश का नमक, टाटा नमक, ऐसे आता है ना। ये जो नमक है ना, ये कहीं ना कहीं फेथफुलनेस को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट या भरोसे, रिलायबिलिटी को दिखा देता है। नमक कहीं ना कहीं वो भरोसा है, ठीक है ना। नमक हराम, नमक हलाल, ये आपने सुने होंगे। तो ये जो वर्ड है ना, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है हमारे देश की मिट्टी के लिए भरोसेमंद व्यक्ति है, इसलिए कभी गद्दारी नहीं करेगा। तो उसने पूछा कि भाई सॉल्ट हाईलाइटेड, तो यही वर्ड है, पर उसने बताया नहीं है, पर हमने दिमाग लगाया क्योंकि ऑप्शन ऐसे लिखे हुए। एन एंग्री पर्सन, वो एक गुस्से वाला व्यक्ति है। वो गांव में इसलिए फेमस है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है, नमक ज्यादा खा लेता है। नहीं, इमोशनल व्यक्ति है, नमक से इमोशन का कोई लेना देना नहीं। सेंसिटिव है, भाई कहीं कट जाए तब नमक लगाओ तब पता चलेगा सेंसिटिव है। पर यहाँ पे सॉल्ट ऑफ द अर्थ बोल रहा है, फ्रेज है जो कि सॉल्ट का संबंध है ऑनेस्टी से, वफादारी से, इसलिए हम समझ गए कि ये वाला इसका आंसर होगा, तो और कुछ नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट था, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिलेगा। तो आई थिंक ये आंसर आपका करेक्ट हुआ, आपको मिलते हैं 1 नंबर। और जिनके गलत हुए थोड़ा सा लगाएं क्या बुद्धि। चलिए आगे देखते हैं, मैं ऑप्शन छुपा दूंगा, फिर आप आंसर देख लीजिए जल्दी से। ये आंसर आप देखिए इसके क्वेश्चन को। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब समझ लेना, 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को कुछ यूं लिखिए कि एक अच्छा मीनिंग प्रॉपरली दोनों सेंटेंस सेट हो जाए, दोनों सेंटेंस आपस में लग जाए, मिल जाए, आराम से ऐड हो जाए, मीनिंग भी बिगड़े ना और अच्छा मीनिंग मिल जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आइए मैं इसको ऊपर कर देता हूं। आपने आंसर चेक कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब मैं बता रहा हूं। आइए, तो ही स्टेड एट होम, वो घर में रुका। ही वॉज इल, क्योंकि वो मतलब वो बीमार था, वो घर में रुका। वो घर में रुका क्योंकि वो बीमार था, सिंपल है। वो घर में रुका क्योंकि वो बीमार था, या वो बीमार था इसीलिए वो घर में रुका, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, ही स्टेड एट होम सो, चूंकि, इसलिए। लेकिन ये बीइंग क्या कर रहा है यहाँ पे? बीइंग का तो कोई मीनिंग है नहीं। ही स्टेड एट होम सो, वह बीमार था इसलिए, हम ला सकते थे, पर बीइंग का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। सो बीइंग कुछ नहीं होता। सो अगर होता भी था तो दैट लगा लेते भाई, तब भी हम कुछ सोच पाते इस बारे में। ये नहीं था। ही स्टेड होम बिकॉज, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो बीमार था, ये बड़ा अच्छा आंसर है और फिट भी होता है। फिर भी ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, उसके इलनेस के कारण से, मतलब उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है इसलिए वो घर में रुका। सो यहां तक तो ठीक था, ये ऑन अकाउंट ऑफ इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेइंग एट होम, ही वॉज इल देयरफॉर, अब ये देयरफॉर तो आ सकता है, लेकिन ये लास्ट में लिखने की क्या जरूरत थी? कंजंक्शन कहां लास्ट में लिख दिया? 2 वाक्य को बीच में लिखना था। हमारे पास कितना अच्छा आंसर सेकंड है, वो मीनिंग को दिखाता है, इसीलिए ये आंसर हो गया दोस्तों। आई थिंक आपका ये वाला भी सही हो गया होगा। जिनके सही नहीं हुए वो देख लीजिए, और जिनके हो गए आपको मिलते हैं 1 नंबर। इसी तरह तैयारी करते रहिए बेहतरीन, जब जिस दिन एग्जाम होगा फोड़ दीजिएगा पेपर। आइए, मैं छुपा लेता हूं पहले।
हाँ, अब मैंने छुपा लिए क्वेश्चन। अब आप जरा फटाफट आंसर देख लीजिए, पॉज कीजिए, आंसर निकालिए और फिर आप मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। फटाफट मैं आ रहा हूँ 6th क्वेश्चन के आंसर पे। डैश पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच। लोग, डैश पीपल, डैश लोग, कम, हैव कम आ चुके हैं या हैव कम आज आ गए हैं, कम टू वॉच फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसको देखने बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये इसने बोला। भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच, बुद्धि लगाइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कम लोग नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया देख लेती है। इंडिया पाकिस्तान तो देखते ही हैं, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, मतलब बहुत लोग देखेंगे। कितने लोग देखेंगे? बहुत लोग देखेंगे। इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले आइए। अब आप देखो बहुत सारे होने चाहिए, ये दिमाग में लेकर आइए। अब आप ऑप्शन पे आइए, ये आपको पता चल गया इसमें होंगे ज्यादा। ऑप्शन देखो, सेवरल यानी अधिक, आ लिटिल यानी बहुत कम, थोड़े से, मच यानी भी अधिक होता है लेकिन लोग लिखा है, मच के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, और लोग लिखे हैं जो कि प्लूरल हैं, ये प्लूरल नाउन है। लिटिल भी नहीं हो सकता, नगण्य मात्रा को, संख्या को दिखाएगा, हालांकि ये मात्रा दिखाता है, संख्या नहीं दिखाता। लिटिल, लिटिल वाटर हो सकता है पर लिटिल फ्रेंड्स नहीं हो सकता है ना। तो लिटिल फ्रेंड हो सकता है, छोटा दोस्त हो सकता है, पर लिटिल फ्रेंड्स तो फिर भी नहीं हो सकते। कम दोस्तों को लिटिल नहीं बोला जा सकता। तो तीन तो मीनिंग से ही चले गए बेचारे, केवल एक शब्द था सेवरल, इसलिए मैं आंसर ले ले रहा हूं। अब आपके मन में आएगा सेवरल क्या होता है? इसका मतलब होता है अनेक, लेकिन इसकी फिर भी संख्या कम होती है। आप तो यहां पे लिख सकते थे मैनी, मैनी अगर हम ग्रेड में जमाएं तो मैनी में ज्यादा लोग होंगे, उससे कम सेवरल होंगे, उससे कम होंगे आ फ्यू, उससे कम होंगे फ्यू। ये ऐसी ग्रेडिंग है, ठीक है। फिर भी एनीवेज आंसर इज सेवरल, क्योंकि मीनिंग हमें वही मिल रहा है, ऑप्शन वही है एक्चुअली। तो अब आपके पास है 7वें नंबर का क्वेश्चन। मैं आंसर छुपा देता हूं, पहले आप आंसर निकाल लीजिए, वीडियो पॉज करिए फटाफट और अब आंसर देख लीजिए, पॉज कर लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। वी कुड गो टू लाइब्रेरी, डैश वी कुड गो टू द पार्क। हम लाइब्रेरी जा सकते थे, डैश हम पार्क जा सकते थे। ये दो बातें हैं, हम लाइब्रेरी जा सकते थे, हम पार्क, मतलब या तो लाइब्रेरी पढ़ने चले जाते या पार्क घूमने चले जाते, दोनों में से एक जगह जा सकते थे ना। तो येट, यहां पे मीनिंग येट का क्या हो रहा है? यद्यपि हम लाइब्रेरी जा सकते थे, यद्यपि, यद्यपि कहां से फिट हो रहा है? आपको लग रहा है फिट हो रहा है? नहीं, गलत। हम लाइब्रेरी जा सकते थे या पार्क जा सकते थे, और मतलब होता है या, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना। हम लाइब्रेरी जा सकते थे परंतु, लेकिन हम लाइब्रेरी जा सकते थे इसलिए पार्क जा सकते थे, गलत। हम लाइब्रेरी जा सकते थे या पार्क जा सकते थे, सीधा सा आंसर और एक ही बार में फिट होने वाला, आपने भी गलत नहीं किया होगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने सारे आंसर गलत और सही ढूंढ लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th। वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो ही दिक्कत आएगी। अब इसमें क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा है ओइंग, इसका मतलब होता है ड्यू टू या रीजन, कारण को दिखाता है। ओइंग टू मतलब ओइंग टू ही शब्द होता है, तो ओइंग टू मतलब होता है ड्यू टू, ठीक है। अब आप देखो ओइंग तो सब में लिखा है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है? टू, इसके बाद लिखा है फॉर, इसके बाद लिखा है बाय, इसके बाद लिखा है ऑन। ये जो फॉर है, ये जो बाय है, ये जो ऑन है, ये वर्ड ही नहीं होते दोस्तों। इसलिए मैंने कहा पेपर पढ़ते हैं तो एक बार में आंसर मिलेगा, क्योंकि शब्द ही होता है ओइंग टू, ड्यू टू, इस कारण से, ये शब्द ही ऐसा है। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम बोलते ही ऐसा है। हाथ में पेन है, एक ही बार में निकलता है, हाथ में पेन है। हाथ से पेन या हाथ पर पेन तो है नहीं ना, तो मीनिंग आपको, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी समझ में आती है, तो इंग्लिश को पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी समझ में आएगी। नहीं तो मैं रोज, आजकल मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस भी डाल रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, तो आप वो देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा इंग्लिश समझने का, ठीक है। तो ओइंग टू ये फ्रेज कहलाते हैं, सेट फ्रेज है, इसमें कोई चेंज कभी नहीं होते। क्वेश्चन पेपर बनाने वालों ने बहुत इजी क्वेश्चन दिया ये, आई थिंक। डैश
आर्टिकल आपके फेवरेट आ गए भाई, आर्टिकल। ठीक है, चलो मैं इतना दिखा के छोड़ देता हूं। ठीक है, अब आप फटाफट पॉज करिए और आंसर निकाल लीजिए। कर लिए पॉज? ठीक, निकाल लीजिए आंसर। ठीक, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ओ यू मिस्ड इट, नहीं मिस किया, सही किया। देखते हैं, चलिए। डैश सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक्ड डाउन। दिल्ली शहर लॉकडाउन मतलब बंद किया जा चुका है फॉर डैश पास्ट 3 नाइट्स, पिछली 3 रातों से। ड्यू टू, देखो जैसे ओइंग टू आया था ना, वैसे ड्यू टू। अभी देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको इस पॉइंट पे, इसलिए अगर ये ड्यू टू से स्टार्ट करना होता ना, मुझे सेंटेंस यहां पर लिखना होता सपोज, तो एक रूल याद कर लो, यदि सेंटेंस की शुरुआत इस कारण से बोलनी हो तो शुरुआत में ही लिखना हो तो ओइंग टू लिखा जाता है, और इसी चीज को अगर बाद में लिखना हो तो ड्यू टू लिखा जाता है। मतलब स्टार्टिंग से, जैसे ओइंग टू हिज बैड रिजल्ट, ड्यू टू हिज बैड रिजल्ट हम नहीं लिख सकते। ओइंग टू हिज बैड रिजल्ट ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसका क्लास में रिजल्ट खराब आया इसलिए उसने क्लास अटेंड नहीं की। और ही डिड नॉट अटेंड द क्लास ओइंग टू हिज बैड रिजल्ट, ये गलत हो जाता। अब दोनों शब्दों का मतलब एक है, स्टार्टिंग में ओइंग टू लिखना चाहिए और बाद में ड्यू टू लिखना चाहिए, मीनिंग दोनों के सेम होते हैं। खैर, अब उस रूल से हट के हम आर्टिकल पे आ जाते हैं वापस से। ये मैं हटा दूं, काफी सारा मेरी आदत है, बहुत सारा समझा देता हूं मैं, है ना, थोड़ा कम कर देता हूं। ओके, ये हटा देता हूं, अब आ जाते हैं। देखो हो क्या रहा है, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। डैश सिटी ऑफ दिल्ली का शहर, अगर मान लेते ए लगा लूं मैं, आ सिटी ऑफ दिल्ली, आ सिटी जैसे तो लगने वाला नहीं है, लेकिन आ सिटी ऑफ दिल्ली फॉर, यहां पर देखो क्या लिखा है, पास्ट। प एन तो आ नहीं सकता था, यहां पे एक बार दा आ सकता है और यहां पर भी एक बार दा आ सकता है, तो ये 3 जगह पे दा लिखे, 1 2 3, ये गलत हो गया। आ सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का शहर, आ सिटी नहीं। सबसे पहले एक बात कह लो, आ सिटी मतलब एक शहर, लेकिन आ सिटी ऑफ दिल्ली जब वो नाम ही डिफाइन कर दे रहा है तो हम एक क्यों लगाएंगे, हम सबसे पहले यहां क्या लगाएंगे, द सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का शहर। तो द सिटी ऑफ, सबसे पहले ये आ सिटी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली का एक शहर, गलत, दिल्ली तो खुद ही अपने आप में एक ही है ना, इसीलिए तो इसको बोलेंगे द सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहले तो ये बात याद कर लो। और पास्ट डेफिनेट आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट 3 नाइट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म में भी काम करता है ऑर्डिनल नंबर पे। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं आपको बता दूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, पास्ट, ये वाले जो शब्द है ना, इनके पहले वैसे भी दा आता है, ये याद कर लो आप। तो यहां तो दा आना स्वाभाविक था, यहां दा आना स्वाभाविक था, दोनों में दा आ गया। अब आप देखो 2 बार दा किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, मतलब थर्ड फोर्थ चले गए, थर्ड और फोर्थ क्या हुआ, चले गए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये भी मैं हटा देता हूं, थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे 2, अब 2 ऑप्शन देखो, इनमें दोनों में दा लिखा है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, ए और एन। अब ये स्वाभाविक रूप से इधर आने वाले हैं, ये स्वाभाविक रूप से यहां आने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, एलेज टेरर अटैक, अटैक टेरर और एलेज्ड। तो टेरर एक नाउन है, टेरर क्या है, नाउन है। एलेज्ड यहां पे एडजेक्टिव है जो कि पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो ए और एन का यूज, ए और एन का यूज, आई एम सॉरी, ए और एन का यूज 100% किया जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ ए और एन का यूज 100% किया जाएगा। अब एलेज वर्ड क्या दिखाता है, आ को दिखाता है। एलेज किसको दिखाता है, अ क्या है, यहाँ पे एक वॉवेल है। ठीक है, ए ई आई ओ यू वाले वर्ड आप जानते हो ना, ए ई आई ओ यू, इनके पहले हमेशा क्या आता है, ए ई आई ओ यू वाले शब्द के पहले हमेशा आता है एन, और बाकी के जो शब्द हैं जिनको कॉन्सोनेंट माना जाता है उसमें क्या आता है, ए। अब यहां पे देखो अ लिखा है, क्या लिखा है, अ, मतलब ये वाला वर्ड आ गया, मतलब एक वॉवेल हो गया, वॉवेल के पहले क्या आता है, एन।
तो एन इसलिए आ गया LH के पहले क्योंकि ये एक वोवेल वर्ड है। अगर ये कॉन्सोनेंट होता, ए ना होकर बी शब्द से शुरुआत हो जाती तो ये कॉन्सोनेंट माना जाता, हम वहां पे ए लगा। गॉट द आइडिया? चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ये एक एरर है और इसके भी क्वेश्चन को मैंने छुपा दिया है। फटाफट इसका आंसर देख के वीडियो पॉज करिए, आंसर चेक करिए, फिर आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है? हमेशा एक आदत बना लीजिए। ऑप्शन देख लेती है आपने, अब आपका देख लेते हैं आंसर सही हुआ गलत हुआ। द डॉग वॉज रनिंग इन सर्कल्स। जो कुत्ता था, एक ये कुत्ता है, उसका मुंह है मान लेते हैं ना ये, और ये बॉडी बनी उसकी और ये पूंछ है। अब ये कुत्ता जो है ना अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए ऐसे घूम रहा है, तो पूंछ इधर घूम जाती है, तो इसको पूंछ को पकड़ने के लिए गोल 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 घूम रहा है, ये उसने कहा। द डॉग वॉज रनिंग इन सर्कल ट्राइंग टू कैच इट टेल। यही गलत हो रहा है इसमें। जब इट जो होता है ना, इट ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इट्स जो है वो उसका पॉजिटिव केस है। इट टेल नहीं, उसकी पूंछ को पकड़ने के लिए कुत्ता गोल गोल घूम रहा है, उसकी पूंछ। इट्स, यहां पे इट नहीं होगा, यहां क्या होगा? इट्स टेल, इट्स टेल। अब यहां पे जो इट लिखा है ये हो गया गलत, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा गलत है, क्योंकि डॉग निर्जीव चीज या जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां पे क्या आएगा? इट्स टेल। इट टेल नहीं होगा, इट टेल यानी उसकी पूंछ, लेकिन इट्स टेल यानी उसके पोजीशन यानी अधिकार को दिखा रहा है। तो डॉग ये तो नहीं है, इट टेल वाला जो हिस्सा है ना, यही वाला हिस्सा गलत था, सेकंड इसलिए गलत हो गया, वहां इट की जगह पर होगा इट्स, ये आंसर था। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए, फटाफट आंसर देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। चूज द टेंस। ओके, टेंस बताइए। ही डैश टू अ वेल टू डू फैमिली। वह एक अमीर घर से है, या जिसके घर में खाने पीने की कोई कमी ना हो, ऐसे घरों को बोलते हैं वेल टू डू। वेल टू डू मतलब पढ़ी लिखी और धन धान्य से भरपूर, ऐसी फैमिली। एंड हैज एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक, और उसके पास एक महंगी बाइक भी है। तो वह एक अच्छे समृद्ध परिवार से आता है और उसके पास एक महंगी बाइक भी है। अब यहां पे क्या लिखा है देखो, ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, याद रखिए। तो ही इज बिलोंगिंग, बिलोंगिंग के पहले तो इज वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, ही इज बिलोंगिंग, इंग्लिश भी गलत है, ये लिखते भी नहीं है। और उसके पास महंगी कार है, हैज से पता चल रहा, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का ही आएगा, वॉज नहीं आ सकता, हैज बीन बिलोंगिंग भी नहीं हो सकता, ही है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर मानी जाती है। ईट्स को पांचवी फॉर्म बोलेंगे और वो सिंगुलर होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है जो प्लूरल मानी जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, याद करो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो ही बिलोंग्स, ही बिलोंग्स, ये इसका आंसर हुआ। गॉट द आइडिया? चलिए, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं था। अब आपने इसमें लोड मत ना लेना आप। ये हो गया हमारा थर्ड फोर्थ ऑप्शन, आंसर मैंने छुपा लिया, फटाफट आंसर आप देख लो, टेक अ क्लॉज एंड देन अगेन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर। इसको मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि फिर दिक्कत आती है समझाने में। ओके, अब देखिए, ही डैश हिज पैन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रॉअर। उसने डैश पैन कार्ड ड्रॉअर मतलब दराज में रख दिया था। वेयर ही डैश इट, जहां उसने डैश इट। अब हमें मीनिंग समझना कि बोलना क्या चाह रहा है कि ही इज फाइंडिंग मतलब उसने प्राप्त कर रहा है उसका पैन कार्ड उसी के ड्रॉअर में जहां उसने रखा था। ओके, उसने अपना पैन कार्ड वहीं पाया जहां उसने रखा था। वो अपना पैन कार्ड वहीं पाता है जहां वो रखता है। आप खुद दिमाग लगाओ, क्या मैं ऐसा सेंटेंस बोलूंगा? वो अपना पैन कार्ड वहीं पाता है जहां वो रखता है। क्या पैन कार्ड हम रोज रोज रखते हैं, रोज रोज निकालते हैं? नहीं, पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जो रख दिए एक बार यूज करने पे, या रख लिया, क्योंकि रोज रोज पैन कार्ड हमें यूज नहीं करना होता, पैसे है नहीं, वॉलेट है नहीं, उसने कहा। तो उसने अपना पैन कार्ड वहीं पाया जहां रखा था, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आप देखो, इज फाइंडिंग प्रेजेंट है, ही फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। ये थोड़ा सा मुझे फिशी मतलब थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वह पाएगा जहां रखेगा, ऐसा बोलना उसको चाहिए।
और फाइंडिंग कीपिंग, अब फाइंडिंग और कीपिंग लगाना भी हो तो इज के साथ आप लगाओ भाई साहब, ये हो गया गलत। अब ये विल तो आएगा नहीं क्योंकि पाया रखा ये वाली चीज होनी चाहिए, ये भी गलत। और ये जो है ना, यहां देखो आप, एक एक्टिव एक पैसिव, उल्टा उल्टा जा रहा है सेंटेंस, और ही इज फाइंडिंग, वो प्राप्त कर रहा है जहां पर रखा था। तो ऐसा तो हम बोलते भी नहीं, यहां उसने वहीं पाया जहां रखा। यही एक ऐसा सेंटेंस है जो प्रॉपरली पास्ट टेंस पे भी आ रहा है, और हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं इसको प्रॉपर चेंज करने का, तो हम इसी आंसर को मान लेंगे क्योंकि मीनिंग हमें वही मिल रहा है, उसने अपने पैन कार्ड को वहीं पाया जहां उसने रखा था। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करना वही, फटाफट वीडियो पॉज कर लेना और आंसर देख लेना, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, एना एंस, एन किसी लड़की का नाम है, एंस लड़की का नाम है, एंस डायरी डैश ऑन हर 13th बर्थडे, मतलब उसने शुरू किया कहां से, 13वें बर्थडे से, जून 12 1942, एंड डैश शॉर्टली आफ्टर हर 15, और जब वो 15 की हुई उसने उसको खत्म भी कर दिया। 2 साल डायरी लिखी उसने। अब एन्स डायरी समझते हैं, एन की डायरी कितनी है, डायरी कितनी दिख रही है आपको, एक, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट क्या बना रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एन की डायरी, अब यहां लिखा है बिगिन, समझ लेना ये गलत, और एंड भी गलत ही होगा। अब क्यों गलत होगा समझते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म पता है आपको, जैसे फर्स्ट फॉर्म है ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ये वर्ब की पूरी 5 फॉर्म। दिमाग लगा लीजिए, जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो प्लूरल मानी जाती है, जो वर्ब की 5वीं फॉर्म है वो सिंगुलर मानी जाती है। ये वाली जो बीच के 3 है, इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से मतलब है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वही सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ये डायरेक्ट सिंगुलर प्लूरल है। एन की डायरी एक है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये नियम है हमारे पास। ईट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी प्रकार बिगिन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिगिन क्या है, बिगिंस और बिगिन, 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 बिगन, बिगिनिंग और बिगिंस। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहां लिखा हुआ बिगिन जो कि गलत होता है, और एंड भी लिखा है, अगर यहां पे एंड लिखना तो एंड से लिखता, वो भी गलत। इस वाले ऑप्शन को देखो आप, इसमें भी ऐसे है, इसमें भी ऐसा है, मतलब दोनों फिफ्थ फॉर्म है, दोनों सिंगुलर हैं, और डायरी भी सिंगुलर है, खत्म भी सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए बिगिंस और एंड इसका सही आंसर हो गया। इज बिगिनिंग इज एंडिंग, शुरू कर रही खत्म कर रही, ऐसा नहीं है, शुरू किया खत्म किया ऐसा उसने बोला, और बिगैन वॉज एंडिंग, ये गलत हो गया, या तो एंडेड कर देता वो। भाई फॉर्मेशन एक जैसे, बैलेंस हमेशा एक जैसा होना चाहिए वाक्य में। ये तो आपने पास्ट टेंस ले लिया और ये अचानक कंटिन्यूअस टेंस ले लिया, जब दोनों ही काम खत्म हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत ये गलत ये गलत, सिर्फ सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये वाला भी आंसर आपने सही सही निकाल लिया होगा, आई थिंक सो। आइए 14th क्वेश्चन देखने में रोक देता हूं, आप वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए फटाफट, 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। चलिए आंसर मैं बता देता हूं, दैट स्कूल इज नोन टू एक्सेल एट स्पोर्ट। अब उसने कहा चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग, इसमें एक ऐसा शब्द ढूंढिए जो कि लिखा हुआ है और फिर नीचे लिखे ऑप्शन उसके विलोम लिखें, उल्टे लिखें, ऑपोजिट लिखें, एंटोनिम में लिखें, उसको सही बताइए। तो भाई इसमें कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो हमें शब्द दिखाई पड़ रहा हो, तो हम अपने मन से मान लेते हैं। एक्सीड, बीट, फेल, शाइन, ये वर्ड किसके तरफ जा रहे हैं, दैट से इनका कोई लेना देना नहीं, स्कूल से भी लेना देना नहीं। इज नोन यानी जानकारी, एक्सेल मतलब होता है सफल, निश्चित, आगे बढ़ना, बेहतर करना, और ऑपोजिट है इसका फेल। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो असफल भी होंगे, भाई सफल होंगे तो असफल भी हो जाएंगे, तो एक्सेल का उल्टा फेल होता है, और उसने वही हमसे पूछा था। हालांकि मैं बात बोलूंगा, व्यापम ने जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें इस पर्टिकुलर शब्द को हाईलाइट उन्हें करके देना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं हाईलाइटेड, पर उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में आती है, मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, कई साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ठीक है ये वर्ड होगा, लेकिन जो आज बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उससे तो ये क्वेश्चन दिक्कत कर जाएगा ना। इसलिए आप
व्यापम को ये बात समझनी चाहिए, बच्चों के जज्बात के साथ खेल लेते हैं व्यापम वाले। खैर क्या करो अब। ओके मैं पहले आंसर छुपा दूं, फटाफट आंसर दिखाने की जल्दी हो गई थी। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, ठीक है सॉल्व करें। प्रीपोजिशन ओके, टफ चैप्टर होता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर भी बन जाएगा। अवर लाइव्स मतलब हमारे जीवन के बारे में बात हो रही है। हैव बीन कंप्लीटली पूरी तरह चेंज हो चुके हैं डैश द इन्वेंशन डैश द टेलीफोन, मतलब जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ है। इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन ये तो एक ही बार में क्लियर हो रहा है कि टेलीफोन के आविष्कार के बाद से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। तो यहां तो इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन फिक्स आंसर है। कितनी जगह ऑफ लिखा है? 2 जगह ऑफ लिखा है, फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है। अब फ्रॉम द इन्वेंशन मतलब इन्वेंशन से या इन्वेंशन जब से इसका साथ मतलब इन्वेंशन के साथ ही जो चीजें हमारी लाइफ बदलनी शुरू हुई जब और टेलीफोन के आविष्कार के बाद तो चेंज आ गया पूरी तरह। तो चेंज्ड विथ द इन्वेंशन होगा, फ्रॉम द इन्वेंशन नहीं होगा, इन्वेंशन से नहीं हो रहा है, इन्वेंशन के साथ साथ, क्योंकि विज्ञान तो साथ साथ बढ़ा है और टेलीफोन के आविष्कार के बाद से तो जीवन चेंज ही हुआ। तो आंसर आएगा आवर लाइव्स हैव बीन कंप्लीटली चेंज विथ द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। मीनिंग को लेके चलना है, इसलिए आंसर फ्रॉम नहीं होगा। गॉट द आइडिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी solve the punctuation according to you and then I'll give you the answer. पंक्चुएशन निकालिए, निकाल लिया? चलो आंसर देखते हैं अब जरा। मिल्टन के बारे में आप जानते हो, वो बहुत फेमस पोएट थे और वो ब्लाइंड भी थे, दिखता नहीं था। मिल्टन वन नहीं, एक मिल्टन नहीं, मिल्टन, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए वैसे तो। मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ये इसको जोड़ रहा है तो जोड़ेगा या तो आप ऐसे लिख दो मिल्टन इज वन ऑफ द, अब आपने इज लिखने की कोशिश की नहीं है यहाँ पे, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक कॉमा से। तो अब आप देखो मिल्टन और वन के बीच में कितनी जगह पे कॉमा आया, यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ हाँ है, यहाँ पर भी है, मतलब 3 और 4 हमें काफी कुछ मिल रहे हैं। अब मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थे जो कि ब्लाइंड थे। पोएट्स वो, अगर आपने यहां कॉमा नहीं लगाया, देखो मैं हटा देता हूं इसको तो आपको दिखाई पड़ जाए। अगर आपने पोएट वॉज ब्लाइंड, पोएट्स वर वॉज ब्लाइंड थोड़ी ना है, यहां पे वो कई पोएट्स थे, उनमें से एक मिल्टन थे जो कि महान थे और ब्लाइंड थे। अब एक्चुअली पोएट्स वॉज ब्लाइंड नहीं, ये बोल रहा है मिल्टन वॉज ब्लाइंड। बोल क्या रहा है वो? मिल्टन वॉज ब्लाइंड। मिल्टन एक बार लिखा पर 2 बार में आ रहा है, तो यहां पर तो एक कॉमा वाजिब है, जरूरी है, यहां पर भी एक कॉमा की अब दरकार है, जरूरी है, क्योंकि मिल्टन और वॉज ब्लाइंड को हमें वापस एक साथ एक फ्रेम में लाना है। और अगर हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया तो पोएट वॉज ब्लाइंड हो जाएगा, जबकि मिल्टन वॉज ब्लाइंड बोलना है। तो यहां पर एक कॉमा होना बहुत जरूरी है। देखो यहां भी कॉमा है, यहां भी कॉमा है। अब आप देख लीजिए 3 और 4 तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ओके 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 ओके, ये लास्ट में यहाँ पे उन्होंने गेम कर दिया ना ये। अब एक वहां पे सेमी कोलन लगा दिया, एक वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। सेमी कोलन की हमें जरूरत तब होती है जब हम किसी चीज को नोटिफाई करते हैं या हम किसी चीज में 2 बड़े फ्रेजेस होते हैं ना, उसको एक साथ लिखने के लिए जनरली हमको सेमी कोलन लगा के हम ग्रुप चेंज करते हैं, ग्रुप चेंज करते हैं। सेमी कोलन कहां लगाते हैं? ग्रुप चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप समझना, मैं आपको बता दूं इसकी उपयोग कहां आता है। जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब आपको लिखना है यूपी आपने लिखा फिर से, अब आप क्या लिखोगे? यूपी का कोई शहर बताइए जल्दी से। लखनऊ, ठीक है। अब आप हर बार कॉमा लगाओगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको एमपी भोपाल और यहां पे आप सेमी कोलन कर दोगे तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो ये जो है ना सेमी कोलन, हमें ये तब जरूरत पड़ती, ऐसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए ये वाला आंसर हमारा अननेसेसरी में उसने एक पंचुएट गलत लगाया था।
और ये जो है ना फुल स्टॉप लगाया, हमारा वाक्य इसी वजह से सही हो गया, ये फोर्थ वाला। गॉट द आइडिया? सेमी कोलन का रूल याद रखिएगा, काम आता है, एग्जाम में आ रहा है आपके, तो आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17वां क्वेश्चन 17। मैं भी आंसर छुपा लेता हूं, आर्टिकल है, फटाफट बन जाएगा, जल्दी से पॉज करिए वीडियो और आंसर निकाल लीजिए। हो गया? चलिए। डैश न्यू कारपेट वॉज लेड आउट इन डैश ड्राइंग रूम। आज हमारे ड्राइंग रूम में, ये एक इंपैरेटिव टाइप का वाक्य बना रहा है, नया कारपेट बिछाया गया। भैया कोई आया होगा तो न्यू कारपेट, न्यू है, नाउन है, नाउन के पहले न्यू है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और नाउन जब भी आए आर्टिकल लगाएं ही लगाएं, ए एन तभी आएगा। फिर से देख लीजिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखा हो और ये नाउन सिंगुलर हो, ए एन आएगा ही आएगा। तो क्योंकि ना 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 शब्द है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले आता है ए, एन तो आ नहीं सकता, ये दो तो गए क्योंकि ना शब्द था। अब अ न्यू कारपेट और ए ही आना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको रूल समझा दिया। अब मैं अगर कुछ भी ना करूं, सिर्फ आंसर टिक लगा दूं, तो भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। पर फिर भी क्योंकि अ न्यू कारपेट और दा तो लिखा ही है, तो हम वैसे भी दा इन द ड्राइंग रूम बोलते ही हैं, इन द रूम, इन द ड्राइंग रूम, इन द स्कूल, जिस तरीके से हम बोलते हैं, इसमें दा अपने आप डेफिनेट आर्टिकल लेता ही है। ठीक है, गॉट द आइडिया? ये भी बन गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग ठीक ठाक है तो आप इस आंसर को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। 18th वाला करना क्या है, एक शब्द लिखा है बिहेव, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो ढूंढना है। अब आप सोचो, मिसबिहेव, आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया, अनबिहेव किया, नॉन बिहेव किया, डिसबिहेव किया। मिसबिहेव कहते हैं, ये तो वैसे भी पता है ना, फिर भी मैं आंसर निकाल देता हूं, अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यू मिसबिहेव, तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मिसबिहेव किया। ठीक है, ये बन गया होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आप बताइए पैसिव वॉइस, वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए आंसर दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हु, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, लिखा है हु। हु वाले सेंटेंस जब भी होते हैं ना, तो पहले याद कर लो, हु वाले आंसर होते हैं हमेशा बाय हुम से। ये हमें एक रूल पहले से पता है, मैंने वॉइस में कई कई बार पढ़ाया है। हु वाले क्वेश्चन हमेशा बाय हुम से बनते हैं। यहाँ लिखा हु, यहाँ लिखा द ग्लास बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, ये दो आंसर में से एक ही होगा, ऊपर के दो तो आप बांट दीजिए फ्री में। ठीक है, बाय हुम। अब आया यहां पर क्वेश्चन आएगा वॉज, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्टिव पैसिव सिंपल पास्ट पे है, तो वॉज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। ये V2 है, मैंने पहले भी समझाया, जब भी पैसिव वॉइस होता है ना, V2 बदलता है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, आई एट मैंगो, तो आंसर होगा मैंगो वॉज ईटन, तो ये वॉज के साथ क्या बना, थर्ड फॉर्म। अब आप देखो, वॉज वॉज, ग्लास पेन ब्रोकन, बीइंग। अब ये बीइंग कहां से आ गया, वॉज के साथ बीइंग नहीं आना चाहिए था, सीधे थर्ड फॉर्म आनी थी, बीइंग की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये वाला आंसर हमारा हो गया एक बार में करेक्ट, विदाउट एनी डाउट। ओके, आसान था दोस्तों, वॉइस बहुत आसान दिया इन्होंने, बिल्कुल हलवा पेपर था ये वाला, मैं सही बता रहा हूं। बढ़िया बनाइए, गरम गरम खाइए, प्रसाद में भी बांटिए। आइए फटाफट ये वाला क्वेश्चन और देख लो। एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन दिया नहीं इस बार उन्होंने, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए। कर लिया? चलो देखते हैं, मैं ऊपर कर दूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है। अब ठीक है, द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड, ये पैसिव वॉइस है। देखो शुड भी लिखा है ना, शुड, फिर लिखा बी, फिर लिखा थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव कैसे बनेगा, शुड से ही बनेगा, लेकिन डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बी और थर्ड फॉर्म हट जाएगा। अब आप देख लो शुड वाले कितने हैं ना, यहाँ पे लिखा है वर फॉलोइंग, शुड गायब ही कर दिया, ये भी गायब हो गया। ये है शुड फॉलो, यहाँ भी लिखा है शुड फॉलो, मतलब ये दो हो सकते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो, द इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो। स्टूडेंट को फॉलो करना है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, फॉलो इंस्ट्रक्शन है, करना स्टूडेंट को है, तो इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, नहीं स्टूडेंट को फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस, तो ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इसलिए इसका आंसर हो गया थर्ड, मीनिंग को पकड़ के आंसर मिला।
आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको इंग्लिश का वो बहुत क्लियर कट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो फिर भी मेरा नंबर है स्क्रॉल पे, वो आप देख लीजिए। और एक खुशखबरी, मैं एक ऑनलाइन टेस्ट क्लास ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहा हूँ 10 तारीख से। अगर कोई स्टूडेंट जेल प्रहरी के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहता है डिटेल में एक एक रूल पे, तो फटाफट वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करना है और उसकी फीस मात्र 700 रुपए है, ज़्यादा नहीं है। तो आप बस मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। वैसे यूट्यूब में ही एक वीडियो डला है हाउ टू टेक एडमिशन, वो भी उसमें है, बट फिर भी अगर डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए वीडियो एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जोश जिंदा रखिए, पढ़ते रहिए।